सो गाइस 2024 खत्म हुआ और अब हम हैं 2025 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ बार्सिलोना फैंस हमने 2024 में क्या खोया क्या पाया और 2025 में हम इस टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जनवरी से लेके दिसंबर तक हम बात करेंगे कि यार बार्सिलोना के जो ऑन फील्ड इश्यूज थे और ऑफ द फील्ड मैनेजमेंट इश्यूज थे उसमें बार्सिलोना ने क्या किया और बार्सिलोना आज कहाँ खड़ी है और क्या उन इश्यूज को लेकर हम 2025 में भी उसी तरीके के साथ स्ट्रगल करेंगे या कोई हमें अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस 2024 जनवरी में जब हम लोग एंटर होते हैं तो वहाँ पर हमारे मैनेजर थे जावी हर्नांडेज। और उस वक्त बार्सिलोना तब भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में थी फाइनेंशियली, और उसके साथ साथ ऑन फील्ड भी रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे थे। जनवरी स्टार्ट होते ही बार्सिलोना को धचके लगने शुरू हो चुके थे क्योंकि बार्सिलोना की ला लीगा कैंपेन भी कुछ इतनी खास नहीं चल रही थी। और उसके साथ साथ बार्सिलोना ने दो क्लब कंपटीशंस में भी पार्टिसिपेट किया और अपनी कैंपेन शुरू की, जहां पर बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में ओसासुना को हराया। लेकिन फाइनल में बार्सिलोना का मुकाबला होता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट और बार्सिलोना बहुत बुरी तरह से ये मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4-1 से हार जाती है, जहां पर विनी जूनियर की एक शानदार हैट्रिक भी हमें देखने को मिलती है। तो बार्सिलोना की एक ट्रॉफी तो हाथ से निकल गई थी। उसके साथ साथ बार्सिलोना कोपा डेल रे में भी अपनी कैंपेन का आगाज करती है और वहां पर बार्सिलोना एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में 4-2 के साथ हार जाती है और बार्सिलोना इस तरह से कोपा डेल रे से भी बाहर हो जाती है। और अब रह दे के बचते हैं बार्सिलोना के पास सिर्फ दो कंपटीशन जहां पर वो अलाइव रहते हैं, ला लीगा और चैंपियंस लीग। फरवरी शुरू होता है तो बार्सिलोना का मैच होता है ग्रेनाडा के अगेंस्ट और बार्सिलोना वो मैच भी 3-3 के साथ ड्रॉ खेलती है और ला लीगा में भी बार्सिलोना पीछे रहना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ चैंपियंस लीग की कैंपेन भी चल रही होती है जहां पर बार्सिलोना नेपोली के अगेंस्ट अपना मैच अवे जाकर 1-1 से ड्रॉ कर देती है। लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना पिछले 2-3 महीने से खेल रही थी, जहां पर हम लोगों ने जनवरी में स्पेनिश सुपर कप का फाइनल हारा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट और उसके साथ साथ कोपा डेल रे का क्वार्टर फाइनल भी हम लोगों ने एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट हार दिया था। तो फैंस की उम्मीदें इस टीम से कुछ ज़्यादा रही नहीं थी और फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना अगर सेकंड पोजीशन ला लीगा में ले लेती है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उसके साथ साथ अगर चैंपियंस लीग में नेपोली को किस तरह से अगर हम लोग हरा देते हैं तो वो भी बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसी तरह से फरवरी का महीना भी ख़त्म हो जाता है। मार्च के महीने का स्टार्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एथलेटिको बिल्बाओ के साथ बार्सिलोना का पहला मैच होता है जहां पर बार्सिलोना ला लीगा का ये गेम 0-0 से ड्रॉ करती है और वहां पर बार्सिलोना को बड़े धचके लगते हैं जहां पर पेड्री और फ्रैंकी डियोंग दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ चैंपियंस लीग की कैंपेन भी चल रही होती है, लेकिन चैंपियंस लीग में बार्सिलोना नेपोली को 3-1 से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। और इसी महीने बार्सिलोना का एक बहुत बड़ा मैच होता है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना उनको 3-0 के साथ हराती है और फैंस की उम्मीदें कुछ जागनी शुरू हो जाती हैं, जहां पर फैंस ये उम्मीद करते हैं कि शायद ला लीगा का गैप तो बहुत बड़ा हो चुका है और हम ला लीगा में शायद वापसी नहीं कर सकते, लेकिन चैंपियंस लीग में शायद ये टीम मिरेकल्स कर सकती है। और इसी तरह मार्च का महीना होप्स के साथ ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी उम्मीदें लेके अप्रैल का महीना शुरू होता है और बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट अवे जाकर 3-2 के साथ चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग जीत जाती है और फैंस की उम्मीदें दोबारा से जाग जाती हैं। लेकिन तकलीफ वहां पर होती है जहां पर पीएसजी वापस आती है और बार्सिलोना के होम पर आकर बार्सा को 4-1 से हरा देती है और बार्सिलोना की चैंपियंस लीग की कैंपेन भी इस तरह से ख़त्म होती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि बार्सा का ला लीगा का मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होता है और बार्सा ये मैच भी 3-2 के साथ हार जाती है, जहां पर एक कंट्रोवर्सी होती है और लामीन यमाल का गोल डिस अलाउ कर दिया जाता है गोल लाइन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से। और इस तरह से बार्सिलोना का सीज़न अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। मई के महीने में बार्सिलोना को ला लीगा गेम्स खेलनी होती हैं और वहाँ पर भी
गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि बार्सिलोना के लिए ला लीगा जीतना नामुमकिन हो जाता है। और बार्सिलोना को ये मेक श्योर करना होता है कि यहाँ से बार्सिलोना एटलीस्ट सेकंड टेबल के ऊपर नज़र आए। और इसी तरह होता है, बार्सिलोना 85 पॉइंट्स के साथ सेकंड ऑन द टेबल आती है और इस तरह से बार्सिलोना की कैंपेन ख़त्म होती है। और इसी तरह जावी आउट के भी बहुत सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जावी को लपोर्ता का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन जावी की एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से लपोर्ता और मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं और लपोर्ता उस स्टेटमेंट की वजह से जावी को सैक कर देते हैं, जहां पर जावी ने यह बात कही थी कि क्लब की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस कंडीशन के साथ ऐसे ही रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो लपोर्ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लपोर्ता जावी को सैक कर देते हैं और हैंसी फ्लिक की साइनिंग को अनाउंस कर देते हैं। लेकिन समर विंडो स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सारे क्लब्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि यार नए प्लेयर्स आएंगे, नई हायरिंग्स होंगी और टीम को स्टेबल किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बार्सिलोना के वही फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो चल रहे होते हैं और बार्सिलोना इन फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ सिर्फ एक नोटेबल साइनिंग कर पाती है और वो होते हैं दानी ओल्मो की। और जो बारसा के प्लेयर्स लाइक कैंसेलो और फेलिक्स, ये दोनों प्लेयर्स जो हमने लोन पे लिए होते हैं, इनको भी छोड़ के जाना पड़ता है और स्क्वाड बार्सिलोना का काफ़ी थिन नज़र आ रहा होता है। लेकिन फिर से ला लीगा कैंपेन स्टार्ट होती है अगस्त में और वहाँ पर बार्सिलोना जो है वो बड़ी हाई स्पीड्स जो है शो करती है। फ्लिक के अंडर बार्सिलोना ला लीगा में कमाल करती है और बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लेती है। पहला मैच वेलेंसिया के अगेंस्ट थोड़ी नैरो विन होती है, जहां पर बारसा 1-0 से हार रही होती है और उसके बाद एक कमबैक विन बार्सिलोना लेकर आती है और उसके बाद एटलेटिको बिल्बाओ को भी हराती है और रियल वैलेडोलिड को बार्सिलोना 7-0 के साथ हराती है। और फिर इस तरह से बारसा का अगस्त का महीना बहुत अच्छे से गुजरता है। सितंबर का महीना भी बारसा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ला लीगा की सारी गेम्स बार्सिलोना जीत जाती है और बार्सिलोना बड़े मार्जिन के साथ ओपोनेंट्स को हराती है। लेकिन चैंपियंस लीग का स्टार्ट भी इसी महीने में होता है और बार्सिलोना मोनाको के अगेंस्ट जब अपनी कैंपेन का स्टार्ट करती है तो पहला ही चैंपियंस लीग के मैच में बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा सख्त था बार्सिलोना के लिए और बड़े बड़े टेस्ट बार्सिलोना को इसी महीने में देने थे। बार्सिलोना चैंपियंस लीग में भी अपनी पहली जीत दर्ज करती है यंग बॉयज़ के अगेंस्ट और अलावेस के अगेंस्ट भी बार्सिलोना ला लीगा का मैच जीत जाती है। लेकिन इस महीने में दो बड़ी गेम्स होती हैं जहां पर बारसा को बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेलना होता है, जहां पर रिसेंट रिकॉर्ड बार्सिलोना का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और उसके साथ साथ बारसा को बर्नाबो में अल क्लासिको भी खेलना होता है। और ये दोनों ही गेम्स बार्सिलोना बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतती है और बारसा बायर्न म्यूनिख को 4-1 से हराती है और बर्नाबो में रियल मैड्रिड को बार्सिलोना 4-0 के साथ हरा कर जाती है। और इस तरह से अक्टूबर का महीना भी बहुत ही हाई नोट के साथ बार्सिलोना फिनिश करती है और यहाँ पर बारसा फैंस इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि बार्सिलोना जो है वो ट्रेबल जीतने जा रही है। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो बार्सिलोना एक पलटी खाती है और उसके बाद बार्सिलोना की ला लीगा कैंपेन बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही होती है। नवंबर का महीना शुरू होते ही बार्सिलोना बहुत बुरी फॉर्म में वापस आ जाती है। जिस तरह से हमने बायर्न म्यूनिख को हराया था, रियल मैड्रिड को हराया था, इतनी बड़ी बड़ी गेम्स हमने जीत ली थी तो फैंस की होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। वहीं पर बार्सिलोना ला लीगा की कैंपेन में अपनी गेम्स ड्रॉ करने लग जाती है, हारने लग जाती है और नवंबर और दिसंबर के महीने में बार्सिलोना 7 में से सिर्फ एक ही गेम जीत पाती है और अवेलेबल 21 पॉइंट्स में से सिर्फ 5 ही पॉइंट्स ले पाती है। उसके साथ साथ बारसा का चैंपियंस लीग में एक बड़ा गेम होता है अगेंस्ट ब्रूसिया डॉर्टमुंड, वो भी बार्सिलोना बहुत अच्छे तरीके के साथ जीत जाती है। लेकिन ला लीगा में बार्सिलोना की कैंपेन बहुत ही ख़राब हो जाती है और बार्सिलोना दिसंबर में अपना आखिरी गेम खेलती है एटलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट और जो आज तक नहीं हुआ था वो भी हो गया। सिम्योनी कभी भी बार्सिलोना को होम पर आकर कभी जीत नहीं पाए थे, लेकिन बार्सिलोना डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे ख्याल से सीजन का सबसे अच्छा गेम खेलती है, लेकिन फिर भी एक हार्ट ब्रेक
बार्सिलोना को डिफीट होती है और लास्ट मिनट के अंदर सोर्लोथ का वो गोल जो है वो एटलेटिको डी मैड्रिड को मैच जिताया जाता है। और सिम्योनी का जो एक 14-15 साल से एक ख्वाब था कि वो बार्सिलोना को होम पर आके डिफीट दे, वो पूरा हो जाता है और एटलेटिको दी मैड्रिड जो है वो ला लीगा टेबल पर टॉप कर जाती है। और बार्सिलोना ने जो एक अच्छी 7-8 पॉइंट की लीड बनाई हुई थी ला लीगा टेबल पे, वो खो देती है बारसा, और बारसा थर्ड पोजीशन के ऊपर टेबल पे ईयर एंड करती है। भाई दिसंबर की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बार्सिलोना के फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो अभी भी चली जा रही है। हमें अभी भी प्रॉब्लम है कि हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पाओ विक्टर को रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाए तो दोनों को बार्सिलोना छोड़ना होगा, और पाओ विक्टर को हम लोन पर भेज सकते हैं और डैनी ओल्मो के हाथ में है कि भाई वो बारसा रुकेंगे, 6 महीने वेट करेंगे और अगले सीज़न में बारसा में खेलेंगे, या वो किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। तो बार्सिलोना की स्ट्रगल तो चली आ रही है और बहुत सारी प्रॉमिसेस और बहुत सारी उम्मीदें, और मीडिया ने बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो दी हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि लापोर्ता के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं और हम फैंस को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और देखो, चैंपियंस लीग की कंपेन तो हमारी ठीक ठाक चल रही है, हम सेकंड पोजीशन के ऊपर ज़रूर हैं, लेकिन ला लीगा में हमने अपना रास्ता जो है वो खो दिया है। कहाँ हमारे पास 8-9 पॉइंट की लीड थी, कहाँ अब हम 5 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड और एटलेटिको डी मैड्रिड से। और जहाँ से अगले सीज़न में हम लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं, ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो जनवरी 2025 तकरीबन वैसा ही है जैसे जनवरी 2024 था जावी के अंडर। और जावी के अंडर हम लोग जब 2024 में ला लीगा कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग ला लीगा में एक तरह से अपना रास्ता खो चुके थे और हमें ये नज़र आना शुरू हो चुका था कि ला लीगा में हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अभी भी चारों कंपटीशन में अलाइव हैं। हम लोगों ने अभी स्पेनिश सुपर कप का सेमीफाइनल भी खेलना है, कोपा डेल रे की कैंपेन भी स्टार्ट करनी है, चैंपियंस लीग में हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ला लीगा के अंदर हमें दोबारा से वापसी करनी होगी। और अब हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉप कर सकें, और हमें साथ साथ ये उम्मीद करनी होगी कि जो हमारे राइवल्स हैं, जो दोनों मैड्रिड क्लब्स हैं, वो अपने पॉइंट्स ड्रॉप करें, और ताकि बार्सिलोना अपनी गेम्स जीत कर जो है वो ला लीगा टेबल पे जो गैप बना है उसको क्लोज कर सके। अब हम यहाँ से कितनी ट्रॉफीज जीतेंगे ये एक सवाल है। देखो यार, स्क्वाड बहुत ज़्यादा थिन है। जहाँ पर जनवरी विंडो स्टार्ट हुई, लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फुटबॉल फैंस जो हैं, जो बाकी के क्लब्स हैं, वो जनवरी विंडो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये लाले पड़े हुए हैं कि यार हम लोग अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं। तो इतने थिन स्क्वाड के साथ ज़्यादा उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जो उम्मीद जागी है वो जागी है एटलेटिको डी मैड्रिड के गेम से, क्योंकि वो गेम हमने बहुत अच्छे से खेला था। हम कह सकते हैं कि वो गेम हम अनलकी थे, हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किए और जिसकी वजह से वो मैच हम हारे। अदरवाइज़ वो एक बड़ा गेम था, अगर हम वो मैच जीत जाते तो शायद आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बार्सिलोना इस सीज़न में 2 ट्रॉफीज़ निकाले, और निकालनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ला लीगा और चैंपियंस लीग जीतो, आप स्पेनिश सुपर कप जीत जाओ, आप कोपा डेल रे जीत जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर जीतो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जनवरी में हमें अल क्लासिको भी देखना पड़े, देखने को मिल जाए, और स्पेनिश सुपर कप का फाइनल अल क्लासिको का हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोपा डेल रे की कैंपेन हमें अच्छे से करनी होगी, चैंपियंस लीग में हम अच्छा कर रहे हैं, कोशिश ये करनी होगी कि अब हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि हमें किस कंपटीशन के लिए जाना है, क्योंकि यही स्क्वाड रहेगा हमारे पास, और इसी स्क्वाड के साथ जो है वो हमने 2025 का सीज़न जो है वो ख़त्म करना होगा। और देखते हैं कि बार्सिलोना यहाँ से कहाँ जाती है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको इस टीम से क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना इस सीज़न में क्या जीत सकती है, और बार्सिलोना आप क्या उनकी कैंपेन से जो है वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।